हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर आपका 13 चल रहा है, मतलब अध्याय 13 नाभिक। रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु की गणना कीजिए या माध्य आयु की गणना कीजिए। इसके लिए लास्ट में कितना थ्योरम आता है, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी लास्ट में पूछ लिया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। इसके पहले जो भी हमने वीडियोज दिए हैं, आपको प्रोवाइड किए हैं, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहले आप लोग देखो, रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहते हैं बच्चों। सबसे पहले बेसिक चीज समझना पड़ेगा, तब तो पूरा का पूरा ये आयु समझ में आएगा। जैसे मैं बात करता हूं कि जैसे मान लीजिए आपका पोलोनियम है, क्या है, पोलोनियम है, या यूरेनियम है, क्या है, यूरेनियम है, ठीक है। ये यूरेनियम या पोलोनियम है बच्चों। तो यदि इसका कोई यौगिक या इसका कोई लवण अर्थात एक पदार्थ है, स्वतंत्र अवस्था में रख दिया जाए, तो इस पदार्थ से बैक्यूलर किरणें स्वतः निकलती रहती हैं। अर्थात बच्चों, जो अल्फा बीटा गामा किरणें स्वतः निकलती रहती हैं, जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं रेडियो सक्रियता। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता। रेडियो एक्टिव पदार्थ से बैक्यूलर किरणों का स्वतः निकलने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है रेडियो सक्रियता। अर्थात यहां से परमाणु जो है बच्चों बाहर निकल रहा है। परमाणु का क्षय होना, यहां से परमाणु पदार्थ से बाहर निकलता है। सेकेंड में लाखों परमाणु बाहर निकल जाते हैं, समझ रहे हैं ना, लाखों परमाणु अल्फा बीटा गामा किरण के रूप में, अल्फा बीटा गामा कण के रूप में ये परमाणु बाहर निकल जाते हैं। अब इनके अंदर उपस्थित पदार्थ के परमाणुओं की भी कुछ ना कुछ आयु होगी, और उन परमाणुओं की आयु भिन्न भिन्न होगी। और समस्त, इसलिए तो कहते हैं पदार्थ की औसत आयु कैसे निकालेंगे, क्योंकि भाई साहब औसत हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जितने भी परमाणु हैं सबका जो आयु है अलग अलग है। कुछ 1 सेकंड पहले ही उत्सर्जित हो गया, कुछ उसके बाद उत्सर्जित होगा, धीरे धीरे करके बाद में उत्सर्जित होता जाएगा। भिन्न भिन्न मान लीजिए आपका समय पे भिन्न भिन्न परमाणु बाहर निकल रहे हैं। चूंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो वहां से परमाणु के रूप में बाहर निकलना ही होगा, तभी तो भाई कण कहेंगे उसे। और ये अल्फा बीटा गामा किरण है, वो कण ही है, अल्फा बीटा गामा कण के ही रूप में है, यानी परमाणु बाहर निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहते हैं अल्फा बीटा गामा किरण या बैक्यूलर किरण, उसी को कहा जाता है। तो यहां से परमाणु, भिन्न भिन्न परमाणु है ना, भिन्न भिन्न समय में बाहर निकलते हैं। तो इनका जो काल है, जो इनके अंदर इनकी सीमा है, समय सीमा, कि भाई ये 10 सेकंड में ही निकला, आगे चलकर वो 50 सेकंड में निकला, तो इनकी एक सबकी आयु होती है। तो इस पदार्थ की जो आयु हम बता दें कि कितने समय तक यहाँ से निकलेगी। मान लीजिए ये क्षमता रखता है कि 10 वर्ष तक इसके कण निकलते रहेंगे, तो हर कणों का तो आयु अलग अलग होगा ना, क्योंकि कुछ कण पहले निकल जाएंगे, मतलब उनका कम आयु था, कुछ कण बाद में निकल रहे और बाद में, तो उनका आयु अधिक है। तो इस प्रकार से यदि हम पदार्थ की आयु निकालना चाहे तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भिन्न भिन्न परमाणुओं की जो आयु है भिन्न भिन्न है। इसीलिए कहा गया कि औसत एक निकाल देते हैं, एवरेज, कि एक का अधिक है, एक कम है, तो औसत निकालेंगे तो दोनों का 50-50 हो जाएगा। समझने की कोशिश करें, एक का अधिक है और एक का कम है, तो औसत निकालें, दोनों को क्या हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा बच्चों। तो इसे ही कहते हैं हम एक प्रकार से परमाणुओं की आयु। और यदि समस्त परमाणुओं का हम एक एवरेज निकाल दें तो वो पदार्थ का औसत आयु निकल जाएगा। तो हम समस्त का कैसे निकालते हैं, आयु कैसे निकालते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। हम बचपन की कहानी किससे चर्चा करते हैं कि भाई औसत कैसे निकालते हैं, आप ही बताओ, औसत कैसे निकालते हैं। आंकड़ों का योग हम 4th क्लास में पढ़े थे, आज भी याद है। आंकड़ों का योग पहले भी पढ़े होंगे तो वो याद नहीं है, बट आंकड़ों की संख्या, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब इन सभी परमाणुओं का जो आयु है उनका योग कर दे और नीचे परमाणुओं की संख्या से डिवाइड कर दें, तो हमें औसत वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, औसत आयु निकल जाएगी, जिसे टाउ से दर्शाते हैं। सिंपल है, समझ में आया कि भाई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसमें जितने भी परमाणु हैं उनके आयु का योगफल निकाल दें बच्चों, क्या, योगफल, और नीचे जितने भी परमाणु हैं उनकी संख्या से हम भाग दे दें, तो उसे हम कहते हैं औसत आयु, जिसका फार्मूला है
औसत आयु बराबर समस्त परमाणुओं का आयु का योगफल, जितना भी परमाणुओं का आयु है, सभी परमाणुओं की बात कर रहा हूं, उनके आयु का योगफल बटा परमाणुओं की कुल संख्या, ये कहलाएगी रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु या माध्य आयु। एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल चिंतित ना हो, थोड़ा सा आप लोग समय देंगे तब, क्योंकि भाई वीडियो लंबा होने जा रहा है। अब देखिएगा बच्चों, हम आपसे कहते हैं टी बराबर जब 0 है तो पदार्थ पे, यानी मान लीजिए स्थायी है, तब पदार्थ में परमाणु कितने होंगे आप ही बताओ, परमाणु कितने होंगे, n0। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, t बराबर 0 समय पर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के कुल परमाणु की संख्या n। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि t बराबर, यानी मान लीजिए समय 0 है, लेकिन कुछ समय पश्चात, t समय पश्चात, या मैं यहां पर लिख सकता हूं t सेकंड पश्चात या t समय पश्चात, जो परमाणु की संख्या होगी, परमाणु की जो संख्या होगी बच्चों, वो हो जाएगी n हो जाएगी। मतलब जब टाइम 0 है तो n0, कुछ समय बाद हमने देखा कि हाँ भाई परमाणु की संख्या n हो गई। प्रारंभ में तो अधिक रही होगी, सिंपल है, लेकिन बाद में कुछ कम हो गई। क्यों? क्योंकि परमाणु जो है अल्फा बीटा गामा किरण के रूप में आगे निकल जाते हैं। समय थोड़ा ध्यान दें भाई साहब, पहले हम मान लीजिए t बराबर 0 लेकर चले तो n0 है, लेकिन कुछ समय बाद हम देखें तो n हो गया। ठीक, चीजें क्लियर है, इतना समझ में आया। अब यदि हम कह दें कि टाइम में यदि और वृद्धि कर दें, t से dt कर दें, तो एक्स्ट्रा समय पर जो परमाणुओं की संख्या और कितने निकल जाएगी, तो dn परमाणु और विघटित हो गए, निकल गए। रेडियो एक्टिव पदार्थ में जो परमाणु अल्प समय में अल्प परमाणु विस्थापित होंगे, सिंपल है। तो मैं यदि टाइम t से dt कर दूं तो dn और जो परमाणु वो विघटित हो जाएंगे। सिंपल है, ये चीज क्लियर है आपको। मतलब जो t समय है और t प्लस dt समय के बीच विघटित परमाणु dn, यानी उतना परमाणु और निकल गए। अब यदि मैं कह दूं बच्चों कि dn परमाणु जितने विघटित हैं, dn परमाणु जितने विघटित हैं, और प्रत्येक परमाणु को मैं मान के चलूं कि t समय लगता है, t आयु है उसका, t आयु, यानी थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैं ये कहता हूं कि dt समय में विघटित परमाणु अल्प समय की बात करता हूं, dn है। एक का आयु t है, एक का आयु t है, तब dt समय में विघटित परमाणु का आयु कितना हो जाएगा, आप ही बताओ भाई। t का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एक पॉइंट समझोगे कब, जब थोड़ा सा समय दोगे। देखो जरा यहां पर देखो, t बराबर 0 पर परमाणुओं की कुल संख्या n0, t समय पर परमाणु n है, t और t प्लस dt समय, यानी थोड़ा सा समय और बढ़ाया तो dn जो परमाणु है वो विघटित हो गए। और मैं कहता हूं कि यदि प्रत्येक का आयु t माना जाए तो dn परमाणुओं की कुल आयु t इंटू dn हो जाएगा। कुछ तो नहीं कह रहा हूं, समय 0 है तो n0, t समय पर अपछेद परमाणु n है, और dt समय पर dn परमाणु अब घटित हो जाते हैं। यदि एक का आयु t है, dn परमाणु का आयु t है, तो कुल कितना आयु हो जाएगा, t इंटू dn। लेकिन ध्यान ये रहे बच्चों कि हम अभी dn परमाणुओं की आयु निकाले हैं, और जब हम किसी चीज को बृहद करना चाहते हैं, डिटेल करना चाहते हैं, तो उसका समाकलन करते हैं। मतलब हमने कहा कि dn का जो वैल्यू है वो tdn है, ये आयु निकला। लेकिन हम कह रहे हैं कि 0 से लेकर जितने भी n0 परमाणु हैं उन सबका औसत आयु, सबका आयु कितना होगा, सबका आयु। तो सबका आयु हम क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं t इंटू dn का, कहां से, 0 से n0 तक के लिए। मतलब 0 स्थित से n0 परमाणु, यानी टोटल परमाणुओं को विघटित करने के लिए जो कुल आयु लगेगा
उसको अपन dn के आयु का समाकलन करके निकाल सकते हैं, क्योंकि यदि किसी चीज का अल्प क्षेत्र का वैल्यू दिया है तो हमें बड़े से क्षेत्र का मान निकालना होता तो समाकलन करना पड़ता बच्चों। dn परमाणुओं की कुल आयु t इंटू dn है, तो हम समस्त परमाणु के यदि निकालना चाहें तो समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि भाई औसत आयु कैसे निकालते हैं? औसत आयु का फॉर्मेट ये है बच्चों कि जितने भी परमाणु हैं उनके आयु का योगफल, तो उसीलिए तो हम सभी परमाणुओं का आयु निकाल रहे हैं, तो आयु का योगफल निकल आ जाएगा। भाई सभी परमाणुओं का आयु अर्थात समस्त परमाणुओं के आयु का योगफल, वही तो है ना, बटा में कुल संख्या भैया, तो बटा में आप n0 लिख सकते हो। समझ में आई कुछ बात? ये कहां से आ रहा है मैंने समझाया, फिर से एक बार थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि t बराबर 0 है तब परमाणु की संख्या n0। जैसे हमने t समय कहा तो n है, t से हमने dt बढ़ाया तो भैया dn जो 6 हो गए। यदि आयु 1 का हो t तो dn का आयु t इंटू dn हो जाएगा। अब हम समस्त के लिए बात कर रहे हैं, समस्त के लिए तो समाकलन कर देंगे n0 परमाणुओं के लिए t इंटू dn। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये शॉर्ट मेथड है समझने के लिए। अब भैया जब हम औसत की बात करेंगे, औसत को टाउ से दर्शाते हैं, तो औसत क्या है? ये पूरा योगफल है t इंटू dn, और कुल संख्या तो n0 कर देंगे। ये तो वैल्यू है, इस आधार पर आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां तक चलेगा, सब चलेगा, बढ़िया चलेगा बच्चों। यदि इतना क्लियर है तब आगे मजा आएगा, अन्यथा बिल्कुल आपको मजा आने वाला नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं, जब हमने आपको रेडियो एक्टिव 6 नियम कराया था, वहां पर हमने आपको एक फार्मूला बताया था जो n का मान है, यानी भाई n यानी कुछ समय पश्चात अणुओं की संख्या और प्रारंभिक अणुओं की संख्या में जो अनुपात है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, हमें dn निकालना है। क्या निकालना है? dn। तो एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। देखना d अपान dt कर दिए, देखो थोड़ा सा लंबा चौड़ा आएगा, तो इधर बचेगा dn अपान dt। बच्चों इधर अवकलन हो जाता है, n0 कांस्टेंट है, माइनस लैम्डा सामने आ जाएगा और 1 पावर लैम्डा t हो जाएगा, और फिर इसका पक्षांतर कर दें तो dn का वैल्यू निकल कर आ जाएगा माइनस n0 लैम्डा 1 पावर माइनस लैम्डा t dt हो गया। बड़ा लोचा हो गया कि सर ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, यही चीज तो समझ में नहीं आ पा रहा कि ये कहाँ से आ गया। अरे भाई थोड़ा समझने की कोशिश करो, सब कुछ समझ में आएगा। समझ में नहीं आया, एक बार फिर समझाता हूं। n बराबर n0 1 पावर माइनस लैम्डा t, ये फॉर्मेट होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे, हमने t के सापेक्ष अवकलन किया है, 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा, d अपान dt अवकलन का चिन्ह है। इधर कुछ नहीं किया, dn अपान dt बच्चों, इधर हमने किया कि भाई n0 कांस्टेंट है उसे बाहर ले दो, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, हालांकि t के सापेक्ष में 1 पावर t तो 1 पावर t, जो भी कांस्टेंट है अवकलन में सामने आता तो माइनस लैम्डा हमने सामने लाया, और कुछ भी तो नहीं किया, और कुछ नहीं किया हमने, कोई छेड़खानी नहीं हुई है, कोई छेड़खानी नहीं। समय लगेगा, बिल्कुल समय लगेगा, मजा आएगा तभी जब समय लगेगा, क्योंकि भाई कुछ नया चीज सीख रहे हो ना यार। यहां दाल भात नहीं मिल रहा है, दाल भात मतलब दाल भात, भात मतलब चावल, अपने ठेठ भाषा में बोलते हैं अपन। तो भैया हमने t के सापेक्ष अवकलन कर दिया, n0 का n0, 1 पावर t का 1 पावर t, माइनस लैम्डा कांस्टेंट है तो माइनस लैम्डा बाहर आ गया, dt का पक्षांतर कर देते, हमारे पास dn का मान आ गया। अब यहां पर हम dn का मान रख सकते हैं। जब dn का मान रखेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, टाउ बराबर 0 से n0, अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, t dn अपान n0 है। ठीक, अब थोड़ा समझने की कोशिश करना
कि भाई जब हम समाकलन से चेंज करेंगे ना, जब हम यहाँ पर dn की जगह रूपांतरित करते हैं तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए n बराबर कितना है, n0 e⁻ लैम्डा t। भाई जब हम यहाँ पर एक प्रकार से अवकलन जो हमारा समाकलन dn है इसके जगह हम dt रखेंगे तो इसके लिए हमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा, वो चीज़ आपको सीखना है। कि यदि मैं इस समीकरण में t बराबर 0 रख दूं, t बराबर 0 तो कितना हो जाएगा, n बराबर n0 e⁻ लैम्डा इंटू इनफाइनाइट। तो n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, इसका मान हो जाएगा 0, इसका मान हो जाएगा e⁻0 और इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी तो आएगी कितनी, n0। मतलब कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये निष्कर्ष निकला कि जब समय 0 था तो परमाणुओं की संख्या n0, ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। और यदि हम कह दें टाइम अनंत हो जाए, टाइम अनंत हो जाए तो अणुओं की संख्या 0 हो जाएगी। सबको पता है। लिमिट चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा लिमिट चेंज कर रहे हैं। लिमिट कैसे चेंज कर रहे हैं, जिससे टाउ है, ठीक है। जब हमने कहा 0 रखा, ठीक है, 0 रखा टाइम, तो अणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या n0 है, तो n0 है परमाणु की संख्या, तो टाइम कितना लग रहा है, 0। और जब n का मान 0 है उसमें टाइम कितना लग रहा है, अनंत। t है तो t रहने दो। dn का मान रखेंगे, dn का मान कितना है बच्चों, dn का मान देखो जरा, यहां पर देखो -n0 लैम्डा e⁻ लैम्डा t, ठीक है, और dt है ये ऑलरेडी, डिवाइड बाय n0। n0 से n0 काट दो तो टाउ बराबर आ गया, माइनस में बाहर आ जाएगा, इनफाइनाइट से 0 t, ठीक है। और बच्चों कितना है, n0 तो n0, लैम्डा तो लैम्डा, e⁻ लैम्डा t तो लैम्डा t dt। आगे आने दो, लिमिट चेंज करोगे ऋण हट जाएगा, लिमिट चेंज कर दो, ऊपर अनंत कर दो, नीचे 0। लिमिट चेंज करने से माइनस सामने आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। n0 लैम्डा बाहर ले लो, t इंटू e⁻ लैम्डा t dt हो गया। ये इतना आया, अभी पूरा खत्म नहीं है भैया, पोर्शन इतना खत्म नहीं है, पूरा लिख कर लाता हूं, टेंशन नहीं लो। मैंने कहा n0 परमाणुओं का कुल आयु, तो भैया समाकलन कर दिया। अल्प का इतना था आयु तो समाकलन कर दिया कुल आयु। औसत आयु कैसे निकालते हैं, जितना भी परमाणुओं का आयु है मतलब उनका योगफल, यही तो योगफल है, बटे कुल संख्या। अब हमने कहा n बराबर इतना होता है, n बराबर इतना, अवकलन करने से ये फॉर्मेट बन गया। फिर हमने कहा जब टाइम 0 है भाई तो परमाणुओं की संख्या पूरी है, जितने परमाणु उतना पूरे, और टाइम अनंत लग गया तो परमाणुओं की संख्या 0 हो जाएगी, परमाणुओं की संख्या 0 हो जाएगी बच्चों, समझ रहे हैं। तो भैया समीकरण 1 हम यहां पर देंगे, समीकरण 1 में dn का मान रख देंगे, लिमिट भी रखेंगे। जहां टाइम का मान 0 है तो n का मान n0 है ना, मतलब जहां n0 है वहां टाइम 0 रख देंगे, और जहां 0 है परमाणु की संख्या वहां टाइम अनंत रखेंगे, क्योंकि dn को हम dt में बदल रहे हैं, dn को हम dt में बदल रहे हैं, इसलिए ऐसा निकाल रहे हैं। dn को हम dt में बदल रहे हैं, dn को हम dt में बदल रहे हैं, तो यहां n के फॉर्मेट में था, अब हम इसको हम t के फॉर्मेट में कर देंगे। तो t यहां 0 है जब n0 है परमाणु, और t अनंत है जब परमाणु की संख्या 0 है। तो जहां n0 है बच्चों उसके जगह टाइम में हम t के बराबर 0 रखेंगे, और जहां n बराबर 0 है वहां टाइम अनंत रखेंगे, और वही चीज हमने यहां पर कर दी, ठीक है। देखो जरा, वही चीज हमने कर दी, टाउ बराबर n0, ये वैल्यू पुट कर दी, 0 अनंत। हमने कहा लिमिट चेंज किया, बदल गया, n0 से n0 काट दो, लैम्डा बस बचेगा, है ना, लैम्डा बाहर। हमने यहाँ पे गलती करी कुछ, हमने यहाँ पे कुछ गलती करी क्या, कहाँ पे बच्चा भैया, यहाँ पे गलती करी कुछ। n0 से n0 काट दो,
तो ये नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा, लैम्डा बस बचेगा बच्चों। आगे हमारी कहानी अभी बहुत लंबी है, इसलिए स्पेशल बने रहें। चले समाकलन पे चलेंगे, जिसमें सबको थोड़ा सा खतरनाक समझ में आता है। टाउ बराबर हमारे पास लैम्डा है, समाकलन 0 से अनंत है, टी है e⁻ λ t और dt। पहले तो मैं दो फलनों का समाकलन समझा दूं आपको, जैसे f1 है और f2 है। यदि ये dx है तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, ये चीज मैं आपको समझा दूं। जैसे मैंने पहला फलन बाहर ले लिया, तो दूसरा फलन अंदर रखना है, उसका x के सापेक्ष समाकलन करना है, माइनस d/dx जो बाहर है उसका अवकलन करना है, जो अंदर है उसका समाकलन करना है, फिर पूरे का समाकलन करना है। कैसे, थोड़ा समझना। जैसे लैम्डा है पूरे में, लैम्डा है पूरे में रहने दो। पहला फलन यदि मैं t को मानूं तो ये t बाहर, लिमिट रहने देना, लिमिट में छेड़खानी नहीं, लिमिट में छेड़खानी नहीं, ध्यान रखना भैया, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। लिमिट में छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। पहला फलन, दूसरे का समाकलन, फिर बीच में माइनस है देखो, फिर समाकलन, लिमिट है तो लिमिट रहने दो, जो हमने पहला माना है उसका अवकलन भाई t के सापेक्ष में, तो ये t का अवकलन, फिर समाकलन, जो हमने अंदर लिया था उसका समाकलन t के सापेक्ष में, और फिर ये ब्रैकेट बंद। फिर ये जो अंदर बचा ना इसका फिर से समाकलन। ये फॉर्मेट है, ये मैंने फार्मूला लिख दिया। अब टाउ बराबर बच्चों लैम्डा रहने दो, टी है तो टी रहने दो। अब देखो समाकलन में क्या होता है, e⁻x का e⁻x है, लेकिन माइनस लैम्डा कांस्टेंट नीचे आता है। अवकलन में यदि कांस्टेंट है तो वो सामने आता है, लेकिन समाकलन में कांस्टेंट नीचे जाता है। ये बीच में आपका ये जो चिन्ह था 0 से अनंत वो रहने दो। आगे चलो भाई, बढ़ते चलो, कदम कदम मिलाते चलो। यदि मैं t का t के सापेक्ष अवकलन कहूं तो 1 होता है। जैसे x का अवकलन 1, तो इसका भी अवकलन भैया 1 हो जाएगा। ये हमारा, इसका जब अवकलन करेंगे, अवकलन नहीं समाकलन, तो सेम प्रोसेस e⁻t का e⁻t समाकलन कांस्टेंट है वो नीचे जाएगा, फिर पूरे का समाकलन, फिर ये अपना मल्टीप्लाई। चीजें बढ़ते चलें, आगे करते चलें। मजा तभी आने वाला है जब आप बेहतर रूप से करोगे। लैम्डा सब में है तो कट जाएगा, देखो जरा, खत्म कहानी। यहां पर बचेगा माइनस है तो माइनस रख दो, t e⁻ λ t 0 से अनंत। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इस माइनस कारण तो सामने लैम्डा से लैम्डा कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी फिर से एक बार समाकलन होगा इसका, e⁻ λ t dt। ठीक है भाई, ठीक है ना। हो भैया, t जो है अंदर रख लो, क्योंकि लिमिट सब में रखा जाएगा, क्योंकि लिमिट लास्ट में लगाया जाता है, इसलिए अपन t को अंदर रख सकते हैं। यहाँ पे नहीं रखें कोई दिक्कत नहीं है, t अंदर रखना पड़ेगा, समाकलनों का t अंदर रखना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो ब्रैकेट आप यहाँ से लगा दो, ठीक। चलो अब लिमिट रखते हैं, पहले ऊपर वाला लिमिट रखते हैं। जैसे यहाँ पर हम रखेंगे अनंत e⁻ λ इंटू अनंत, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, 0 इंटू e⁻ λ इंटू बच्चों 0 हो जाएगा। प्लस में इसका समाकलन होगा e⁻ λ t का e⁻ λ t, ठीक है, और माइनस लैम्डा तो माइनस लैम्डा नीचे आने दो। देखो यार, एक स्टेप में यदि गलत हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चल रहा है, बुखार आ गया मुझे भी,
समझ रहे हो ना, समझाते समझाते दिक्कत है दिक्कत है दिक्कत है दिक्कत, बहुत कुछ दिक्कत हो गया। अब इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा, इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा, जैसे मैं मान के चलता हूँ एक पावर अनंत है तो उसका मान तो 0 आ गया, और इसका 0 को मल्टीप्लाई तो 0 आ गया, इसमें कुछ है ही नहीं है। इसमें वही प्रोसेस, माइनस लेमडा बाहर आ गया, एक पावर माइनस लेमडा टी 0 से अनंत। अब देखिए ये -1 लेमडा रहने दो, इसके अंदर देखो एक पावर माइनस लेमडा इंटू इनफाइनाइट, ऐसे ही होगा ना, फिर बीच में माइनस, एक पावर माइनस लेमडा इंटू 0। तो यदि मैं कहूं 1 लेमडा एक पावर माइनस इनफाइनाइट और एक पावर 0, इसका मान 0 होता है, इसका मान 0 होता है, लेकिन इसका मान 1 होता है, और इसका माइनस माइनस प्लस कर दूं तो 1 लेमडा आ जाएगा टाउ के बराबर। और ये थ्योरम निकल कर आता है, ये थ्योरम निकल कर आता है। कुछ भी नहीं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने सब सही किया है, टी अंदर रखना बस, हो गया, पूरा सही किया है। ये पूरा देखो, इसमें तो सब कुछ एक ही लाइन में खत्म है। देखो पहला फलन दूसरे का समाकलन कर दिया हमने, 0 से अनंत है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो लेमडा यहाँ था, यहाँ भी हमने गुणा कर दिया क्योंकि दोनों के साथ था। दूसरे का अवकलन, जैसे टी का अवकलन होगा ना, जब टी का जब अवकलन होगा तो 1 हो जाएगा, और फिर इसका समाकलन आगे चलने दिया, लेमडा से लेमडा कट जाएगा, लेमडा से लेमडा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गम नहीं है। इसका वैल्यू जो है 0 आएगा, 0 ही आएगा। जैसे भाई इसमें अनंत रखोगे, यहाँ पर टी का मान यदि हम अनंत रखते, यहाँ पर अनंत अपर लिमिट में अनंत रखते, फिर 0 रखते, तो खत्म कहानी। 0 को मल्टीप्लाई 0, ये अनंत है, एक पावर यदि अनंत है तो भाई 0 आएगा, खत्म कहानी, तो 0 आ जाएगा, इसकी वैल्यू टोटल 0 आ जाएगी। ये बचेगा हमारा, ये वाला बचेगा पार्ट, इसका फिर से समाकलन होगा और लिमिट भी होगा 0 से अनंत, फिर अनंत रखेंगे और 0 रखेंगे। अनंत का मान 0 होता है, एक पावर यदि इनफाइनाइट है उसका मान 0 आएगा, ठीक, और एक पावर 0 है तो 1 आएगा। इस प्रकार से 1 लेमडा आंसर आ जाएगा, और यही टाउ का मान है बच्चों। समय लगा, लेकिन आप लोग कर सकते हो इतना तो आसानी से। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर कंडीशन पूछा जाता है, लेकिन भाई साहब आपके सिलेबस में है तो कराना भी कर्तव्य है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।